जाने का प्रयास करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति। आप लोग 2024 के चुनाव को लेकर के जिस तरह से बीजेपी के साथ गठबंधन में अलायंस में आए हुए हैं, तो क्या लगता है कि यह गठबंधन आपका बीजेपी के साथ अनवरत बना रहेगा या मंत्रिमंडल के विस्तार न होने की स्थिति में छिन्न भिन्न भी हो सकता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो मैं जहाँ पर इसमें उपस्थित हूँ श्रीधर पैलेस के जो हमारे मित्र हैं, श्री अतुल राय बिट्टू जी, सोनू जी, इन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और जो आपने प्रश्न किया है कि अनवरत बने रहने का, बड़ा सोच समझ करके फैसला लिया गया। 2017 में भी हम साथ थे, तमाम एजेंडे को लेकर के हम लड़ाई लड़े और लड़ाई लड़ने के उपरांत हम लोगों ने देखा भी इस चीज़ को कि जब हमारी सरकार हमारी बात को नहीं सुना तो हम लोगों ने मंत्री पद से इस्तीफा भी दिया था। और उसके बाद ये मंत्री पद लेना न लेना ये अलग का विषय है, लेकिन मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भी जो हम लोग प्रेशर पॉलिटिक्स बनाए रखे, जो प्रेशर बनाए रखे सरकार पर, जो हमारे एजेंडे थे उस एजेंडे पर सरकार ने काम भी करना चालू किया और लगातार सरकार हमारे ही एजेंडे पर कार्य कर रही है। जो हमारी सोच है अंतिम व्यक्ति तक का कल्याण, सरकार उस पर ध्यान भी दे रही हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हों, चाहे उनके राशन वितरण की प्रक्रियाएं हों। जिस थाने पर तमाम तरह की छोटी बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती थी, थानेदार सुनता नहीं था, वो सुनना भी चालू कर दिया। बड़े अधिकारी जो थे, जो गरीब के काम को अवॉइड करते थे, ऐसे लोग गरीबों से मिलना चालू कर दिए, गांव में जाके चौपाल लगा रहे हैं। तो जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सोच है, वो सोच पर भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। तो हम न तो मंत्री पद के लिए और न ही सीट के लिए प्रयासरत हैं। हमारा प्रयास ये है कि जन कल्याण कैसे होगा, देश का कल्याण कैसे होगा, देश में सहयोग समन्वय सामंजस्य स्थापित कैसे होगा, देश के जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार कैसे प्राप्त होगा, शिक्षा में बदलाव कैसे होगा, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं कैसे अच्छी आएंगी। अगर हम गांव और गलियों में घूमते हैं तो वहाँ की छोटी छोटी समस्याओं को हम सरकार को बताने का प्रयास करते हैं और सरकार हमारे पहल पर कार्य भी करती है और कार्य करके सफलता की तरफ अग्रसर भी होती है। 2024 का जहाँ तक आपने प्रश्न किया है, 2024 में लक्ष्य हम लोगों का है कि इस बार 80 की 80 सीट जीतने का। पिछली बार जो विपक्ष की सीटें चली गई थी, कहीं ना कहीं जब हम लोगों ने इस्तीफा दिया तो उसका दुष्प्रभाव पड़ा और पूर्वांचल की लगभग 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी। लेकिन इस बार जो लक्ष्य हमारा है, हम भाजपा के साथ हैं और मिल करके चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़के उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीतने का प्रयास करेंगे। 19 में भी देखा गया था, जो दावा किया जा रहा था विपक्ष की तरफ से कि यहाँ 80 सीट पर कवर करेंगे, लेकिन उस समय गठबंधन मायावती और सपा का था, लेकिन वह पूरा नहीं हो पाया। आपका गठबंधन 2022 में था, जिस समय चुनाव विधानसभा का हो रहा था, आप भी उसी सपा के सहयोगी बने थे। आप मंच पर ये दावा किए कि उत्तर प्रदेश में सरकार सपा की बनेगी, लेकिन वह मंशा फलीभूत नहीं हो पाई। क्या लगता है कि आप अपने बदौलत बीजेपी को एक साकार, कारगर, मजबूत स्तंभ की तरह से तैयार कर पाएंगे या बीजेपी अपने दम पर ही अपने आप को बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी? मेरा मानना ये है कि जब तक अखिलेश यादव का नेतृत्व रहेगा, अखिलेश यादव जो सपना देख रहे हैं सरकार बनाने का और देश की सरकार बदलने का, उनका सपना पूरा होने वाला नहीं। अखिलेश यादव, मैंने कल बस्ती में बोला है, परसों बस्ती में मैंने एक स्टेटमेंट दिया है, अखिलेश यादव भस्मासुर की भूमिका में है। अखिलेश यादव जी के साथ जो भी पार्टी गठबंधन करता है, वो उसके सर पे हाथ रख के उसको ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। अभी जो पिछला गठबंधन 2019 का यही लोग मिलके बनाए थे, वो गठबंधन भी लास्ट में आते आते टूट के बिखर गया था। इस बार भी जो उनकी मंशा है कि हम इंडिया गठबंधन बना करके हम एनडीए को शिकस्त दे देंगे, तो ये भी मंशा पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जैसी पार्टी भी बगावत कर दी है, अरविंद केजरीवाल ने बगावत कर दिया है, बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियाँ जो इंडिया के साथ हैं वो बगावत कर दिए हैं। और अखिलेश यादव जी सदैव ये प्रयास करते हैं कि मेरी पार्टी बची रहे, मुझे ज़्यादा सीट मिल जाए, बाकी सारी पार्टियाँ रहे चाहे मत रहे, ख़त्म हो जाए। रही बात एनडीए की, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूर्वांचल में अपना दमखम रखती है और पूर्वांचल में जो दमखम रखती है, उसी पूर्वांचल से हम ये साबित करने का प्रयास करेंगे, जो 20 सीटें पूर्वांचल की हैं, 20 सीटें भाजपा के खाते में देने का कार्य करेंगे। हमारा जो एनडीए गठबंधन है, वो गठबंधन मजबूत गठबंधन है और हमारे नेताजी ने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया गठबंधन के भी कई ऐसे बड़े पदाधिकारी अन्य पार्टियों के जो एनडीए गठबंधन में आना चाहते हैं, तो इन लोगों की बात भी हम लोगों से हो रही है और आने वाले 3 तारीख के बाद ऐसे लोगों को भी
एनडीए गठबंधन में शामिल किया अगर जाएगा। मंत्रिमंडल में जगह नहीं बन पाता है आप लोगों का, तो अगला ठिकाना क्या होगा? मत मिले मंत्रिमंडल। अरे मंत्रिमंडल का इतना शौक होता तो हम इस्तीफा काहे दे देते। हम भी चाप के रहते 5 साल, उसी में काम करते, खूब माल कमाते, मत काम हो दुनिया का। हमसे क्या मतलब है, पूरा ठेका हम ले रखे थे। लेकिन हमने देखा, क्योंकि हम जिसकी रहनुमाई करते हैं, जिसकी बात करते हैं, जब वो पीड़ित था, रो रहा था, बिलख रहा था, दवाई के अभाव में मृत्यु हो रही थी, राशन के अभाव में मृत्यु हो रही थी, तब हम चिल्ला रहे थे, हम लड़ रहे थे। हमें मंत्री पद से नवाजा जाए चाहे मत नवाजा जाए, और जनता का कल्याण भाजपा सरकार, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर कर रही है, उसका सहयोग हम कर रहे हैं। क्या माना जाए, ये अंतिम विकल्प है या फिर पुनः विकल्प राजनीति में खुले रहेंगे? ऐसा है कि मैं विकल्प की तलाश कभी करता भी नहीं। मैं विकल्प की तलाश कभी नहीं करता, न हमारी पार्टी करती है। हमारे नेता सैद्धांतिक नेता हैं, सिद्धांतों पर चलते हैं, जो हमारी विचारधारा को स्वीकार करता है उसके साथ खड़े होते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारी विचारधारा पर कार्य कर रही है। हम सरकार में थे तब भी वो पहल कर रही थी, नहीं थे तब भी कर रही है। हम अभी आपको 2-3 उदाहरण जरूर दे देते हैं। जिस राजा सुहेलदेव राजभर जी को न तो बहुजन समाज पार्टी के नेता जान पाए, न तो अखिलेश यादव जी जान पाए, और न ही कांग्रेस पार्टी जानती थी, लेकिन जब हम लोगों ने इस पर पहल किया तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम पर ट्रेन चालू करने का कार्य किया। बगल का जनपद गाजीपुर है, जब हम लोग थोड़ी सी और ताकत झोंके कि हमारे इतिहास को उजागर किया जाए, तो माननीय देश के प्रधानमंत्री जी गाजीपुर में आकर के डाक टिकट जारी कर दिए। थोड़ी सी और ताकत हम लोग इकट्ठा किए, हमने कहा कि भाई एजुकेशन के क्षेत्र में भी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिलकर के डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के पहल पर उन्होंने आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम से विश्वविद्यालय चालू कर दिया। उसी आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम से मेडिकल कॉलेज चालू कर दिया। और महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम पर जैसा कि बहराइच में मूर्ति बनाई गई, अभी अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में ही महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का भी भव्य मंदिर का निर्माण होगा। तो ये मंदिर और मस्जिद ही बनाते रहेंगे, या जिस समाज के उत्थान के लिए आप निकले, राजभर समाज के लिए, उसके उत्थान की कभी बात करेंगे? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का लक्ष्य ही वही है। बाकी एडिशनल चीजें कहा जाता है, जिसका इतिहास नहीं उसका विकास नहीं, जिसका इतिहास है उसका विकास हो रहा है। तो पहले सबसे पहले हमें अपने इतिहास को उजागर करने की आवश्यकता है। हमने अपने इतिहास को उजागर किया। अभी हमने 27% आरक्षण का वर्गीकरण की बात किया। जिस सामाजिक न्याय समिति को लेकर के हमने इस्तीफा दिया था, मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो रोहिणी आयोग में कन्वर्टेड है, पहले से बनी हुई थी, रोहिणी आयोग 27% आरक्षण की डिवाइडेशन के लिए, वर्गीकरण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकारता प्रदान कर दी है। तो कहीं ना कहीं हमारे ही पहल पे सारे कार्य हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस समाज की आप बात कर रहे हैं, राजभर समाज की, राजभर समाज अपने ST आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहा है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इस पे लगातार पहल कर रही है। आज विधानसभा का पहला सत्र चालू होने वाला है, पहला दिन है विधानसभा का। आज शोक सभा करके आज ये विधानसभा खत्म कर देगी। कल फिर से वही बात होगी, क्योंकि कल फिर मुलाकात होगी सरकार से, और फिर वही बात होगी कि 27% आरक्षण का वर्गीकरण और राजभर समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिला करके सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक और आर्थिक और नौकरियों में हिस्सेदारी दीजिए, ताकि हमारा भी समाज आगे बढ़े। तो क्या आप यहाँ यूपी में भी जाति जनगणना कराना चाहेंगे, आरक्षण का दायरा और बढ़ाने की पैरवी करेंगे? एकदम मैं कर रहा हूँ, लगातार करता रहूँगा, हमेशा उठाता रहता हूँ इस बात को, और उठाता ही नहीं हूँ इसको। हर हफ्ते में एक लेटर जाता है हमारे तरफ से, राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव के पैड पर हर हफ्ते एक पैड जाता, लेटर जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि उत्तर प्रदेश में भी जातिगत जनगणना हो, और जातिगत जनगणना के करा करके उत्तर प्रदेश नहीं, देश स्तर पर जो मान्यवर कांशीराम साहब ने एक बात कही थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस संकल्प को पूरा करने की आवश्यकता है, ताकि जो गरीब तबके के लोग, पिछड़े पिछाड़े गए लोग, अधिकार से वंचित लोग, चाहे जिस भी जाति के हों, जिस भी समुदाय के हों, जिस भी धर्म के हों, जो लोग सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से पिछड़े और पिछाड़े गए लोग हैं, जिनको नौकरियों में भागीदारी मिल पाई है, ऐसे लोगों का अधिकार और हिस्सा मिल सके। तो यूपी में कितने प्रतिशत आरक्षण दिए, बिहार के समान या इससे भी ज़्यादा? यहाँ तो हमको लगता है कि 55% से ज़्यादा की आवश्यकता है। 52% आबादी इस समय यूपी में OBC की है, और 52% के हिसाब से वर्तमान अगर जनगणना करा लिया जाए तो लगभग 60% चला जाएगा। तो बिहार के तर्ज पर ही यहाँ पर भी वही पहल होनी चाहिए। यानी कि यहाँ 60% जो पहले से लागू था वह, यानी कि मान लीजिए 85% यहाँ आरक्षण हो जाना चाहिए। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन वर्तमान जो जनसंख्या के हिसाब से जो आ रहा है, वो अभी 52% की जो जिक्र की जा रही है, उसके अनुसार
जातिगत जनगणना जब होगी, जनसंख्या की जानकारी प्राप्त हो जाएगी, तो उसके अनुसार जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी दिखा करके उसको कंक्लूड उसको जोड़ करके जितना परसेंटेज आता है दिया जाए। कितना होना चाहिए? मेरे हिसाब से 55% से ज़्यादा होना चाहिए। 55 से ज़्यादा ओबीसी का होना। अब अखिलेश कह रहे हैं कि अब 2024 का चुनाव हम अकेले लड़ेंगे, किसी भी पार्टी अकेले अपने दम पर लड़ेंगे। कांग्रेस से भी मनमुटाव हो गया। मैं क्या कहा, मैं पहले ही कहा अखिलेश जी के साथ मेरा लगभग 11 महीने का अनुभव है। अखिलेश यादव जैसा नेता अगर उत्तर प्रदेश में रहेगा तो उत्तर प्रदेश का कल्याण जिंदगी में कभी नहीं होने वाला है। अखिलेश यादव वो व्यक्ति है, मैं बता रहा, वो भस्मासुर हैं। अखिलेश यादव भस्मासुर है। वो जिसके सर पे हाथ रखे, बसपा के सर पे हाथ रखे, बसपा एक सीट पे आ गई। जहां 4-4 बार वो प्रचंड बहुमत की सरकार में आई, उसके सर पे हाथ रखे, वो खत्म हो गई। कांग्रेस के सर पे हाथ रखा उन्होंने, 2 सीट पर आके खड़ी हो गई कांग्रेस पार्टी, जो 20 सीट 15 सीट जीतने कार्य करती थी। हम तो बच गए भैया, मैं पहले ही समझ लिया था उनको। अखिलेश यादव भस्मासुर हैं। वो एक प्रकार से वो जिसके साथ रहते हैं अपशगुन ही होता है। आप लोगों का तलाक किस मुद्दे पर हुआ? हमारा तलाक बहुत सारे मुद्दे पर हुआ। मैं बताया ना, भस्मासुर के ही मुद्दे पर हुआ। वो हमारी पार्टी को ख़त्म करने का बीड़ा उठा लिए थे। वो ये सोच रहे थे कि जैसे अन्य पार्टियां, वैसे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, वो नहीं, उनके किसी भी नेता या खुद उनकी हैसियत नहीं है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी खत्म कर दें। धन्यवाद।